वेलकम टू आद्या एजुकेशन और आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग क्लास 10 केमिस्ट्री के पार्ट 2 में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि आखिर एक एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग क्यों बनता है, फिर उसके बाद हमने देखा ये इसका रीज़न जाना कि ये स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए, इस वजह से वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और इसके 3 तरीके हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग कंट्रीब्यूटेड बाय द वन। ये 3 तरीके से बना स्टेबिलिटी अटेंड होता है एटम का, जिसमें से आज हम लोग एक पहला वाला को देखने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड तो मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डेफिनेशन में लिखवा दूं और आपको फिर उसके बारे में बता दूं। मैं आपको सबसे पहले जो पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसको उसी तरीके से नोट डाउन करिएगा। जीवन में कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये जो बॉन्ड है ये हमेशा ही मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, तो अब सवाल ये उठेगा कि सर मेटल्स और नॉन मेटल्स के ही बीच में क्यों बनता है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में होता क्या है कि यहाँ पर एक एटम जो है, एक एटम डोनेट करता है और दूसरा एटम जो होता है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला क्लोरीन, चलिए क्लोरीन, ठीक है। अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2,8,1। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2,8,7। राइट। अब यहाँ पे हम लोग नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ 3 सेल था इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का लिख लिया, क्योंकि हो सकता है ना कोई भी बन जाए। तो अभी तो हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने देख रहे हैं, पता कुछ नहीं है अपने को, ठीक है। अब ये जो पोटेशियम है इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए किसके जैसा? नोबल गैसेस के जैसा, जो सबसे सामने हो। तो इसके पास 3 सेल है, तो 3 सेल वाला तो हमारे पास सिर्फ एक ही ये है, राइट। तो अब ये अगर ये 3 सेल है तो इसको 3 सेल वाला नोबल गैसेस जैसा बनना चाहिए। उसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7, राइट। प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब जाकर के ये 2,8,8 बनाएगा, जो कि S के जैसा होगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लाएगा कहाँ से? तब क्या देखे कि भाई ये सोचा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से मांगने का क्या जरूरत है, क्यों मांगे किसी से? ये क्या बोलता है कि भाई हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, हमको नहीं चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और जैसे ही ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है बदल के? 2,8 नियॉन के जैसा। आखिर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी नियरेस्ट नोबल गैसेस की तरह उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए। अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके ऐसा होना चाहिए, कहीं पे ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे करके ही होगा या ले करके ही होगा। जिस एटम को जैसा सुविधा है, अगर वो देने में सक्षम है तो दे देगा, लेने में है तो वो ले लेगा। तो यहाँ पे उसको दिखा कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेंगे बहुत मार मारेगा, इससे अच्छा कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये मेटल्स के साथ ऐसा ही होता है। मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या तो उसमें 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। इसी के वजह से मेटल्स जो होता है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। व्हाट दे आर? इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो जितना भी मेटल है दुनिया का वो सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस सेल में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और दूसरा नॉन मेटल्स के केस में आते हैं। अब नॉन मेटल्स के पास क्या है? 2,8,7। आउटर मोस्ट सेल में क्या है? हमको ऑक्टेट बनाना है, यही क्राइटेरिया है ना सबका। आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट है, एक हीलियम को छोड़ के वो डुप्लेट बनाता है, ये एक्सेप्शनल है। बाकी सबका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को 8 कैसे बनाया जाए?
इसके पास भी दो तरीका है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा फिर उसका आउटर मोस्ट शेल में, या तो फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। दो ही तरीका है इसके पास। अब ये सोच रहा है भाई साहब 7 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा किसी को, 7 इलेक्ट्रॉन्स देने से अच्छा है कि एक ले लो भाई, क्यों 7 अपना इतना कमी करवाएंगे, कोई नुकसान इतना थोड़ी झेल सकता है अपना, इससे अच्छा है कि भाई एक मुनाफा कर लो। और तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है। क्या करता है, गेन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाता है 2,8,8 जो कि आर्गन की तरह है। अब इसी और नॉन मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है जनरली 5, 6, 7। जितने भी नॉन मेटल्स हैं 5, 6, 7 होता है। 1, 2 एक्सेप्शनल आपको मिल जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। 1, 2 क्या, एक ही तो है, दैट इज कार्बन। नॉन मेटल होते हुए भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो एक एक्सेप्शनल है। उसके लिए तो एक अलग से चैप्टर ही है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी उसको अलग से ही पढ़ा जाता है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, चैप्टर है। तो नॉन मेटल्स में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 होता है। तो इनके लिए क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स देने से ज़्यादा लेना आसान हो जाता है। और ये सारा का सारा कंसेप्ट हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्यों किसी भी मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, क्यों किसी भी नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है। नॉन मेटालिक और मेटालिक कैरेक्टर में पढ़े थे। अगर अभी भी वो क्लियर नहीं है तो आप जाकर के पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल चैप्टर 1 को जाकर के देख सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 है, इसके वजह से दे आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब समझ में आ गया सारा का सारा चीज कि इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेटल्स डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करता है। एक जन देने वाला है, दूसरा लेने वाला है, तभी तो दोनों में दोस्ती बना रहेगा ना, गहरा दोस्ती। अब क्योंकि एक जन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। ये तो पूरा उसका वर्किंग था कि किस तरीके से। अब इसी से गिव रीजंस आएगा कि आखिर मेटल्स ही क्यों डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो रीजन, क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है, तो इनको एक्सेप्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि डोनेट कर दें, तभी इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा। किसके जैसा, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। और नॉन मेटल्स के लिए 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी वजह से वे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गुड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सके। किसके जैसा, नियरेस्ट नोबल गैसेस के जैसा। ठीक है, अब मेटल, नॉन मेटल। अभी बताया मैंने कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट। जैसे हम लोग यहाँ ले लेते हैं पोटेशियम, नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन। ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसका होता है 2,8,1, इसका होता है 2,8,7। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2,8। इट मीन्स ये जो पोटेशियम है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके K+ आयन बनाया है ना। और ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट करके 2,8,8 हो जाएगा। दैट इज क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन आयन का फॉर्मेशन किया। तो जो मेटल था वो पॉजिटिव आयन बनाया और जो नॉन मेटल था वो नेगेटिव आयन बनाया। अब ये दोनों आयंस क्या है, कंबाइन होकर के एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कट गया तो K+Cl गिव्स यू KCl। ये क्या है, KCl एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। K और I के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है।
यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रखा है कुछ कॉमन, कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो उस पोटेशियम और क्लोरीन एटम के बीच में नहीं हुआ है। ये क्या है, पोटेशियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है, मगर बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में बन रहा है। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, दीज आर द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, कहा जा सकता है इसको। वेयर टू राइट, यहां लिखते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जिस भी कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, एक सिंपल सा डेफिनेशन जो इससे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। The formation of the bond due to the transfer of electrons from one atom, the formation of the bond due to the transfer of electrons from one atom to the another atom is known as electrovalent bond और आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्यों कहा जा रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो बॉन्ड था किसके बीच में फॉर्म हो रहा था, आयंस के बीच में हो रहा था। आयोनिक बॉन्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयंस। नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो क्या है, ये आप जब भी इसको एक बार देखेंगे आपको पूरा का पूरा चीज़ याद आ जाएगा। इसीलिए नोट्स बहुत ज़रूरी होता है कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनके नोट्स को एज इट इज़ हूबहू उतारिए, ताकि जब भी आप इस नोट्स को पढ़ेंगे ना तो आपको मेरा मेमोराइजेशन आएगा आपकी, सर जैसे जैसे ये चीज़ बता रहे थे। तो आयनिक बॉन्ड क्यों कहा जाता है समझ में आया, क्योंकि ये बॉन्ड किसके बीच में बनता है, फॉर्म्ड बिटवीन द आयंस। अब जो भी कंपाउंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो उसका भी डेफिनेशन यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कंपाउंड in which compound which is formed due to the transfer of electrons is known as electrovalent और आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे Na+Cl gives you NaCl, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन gives you CaO, पोटेशियम प्लस ब्रोमीन gives you KBr, कैल्शियम प्लस क्लोरीन gives you CaCl2। ठीक है, ये सब का सब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और इनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
अब यहाँ पर एक और हम लोगों को टर्म याद रखना होगा, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी का मतलब पता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड, डोनेटेड और शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, राइट? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी वही है कि आखिर कितना इलेक्ट्रॉन्स इन दो एटम्स के बीच में लेन देन हो रहा है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और ये क्या कर रहा है? +1 हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है? कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुआ है, कितना एक्सेप्ट हुआ है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। क्या ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gain or lose by an atom, not an atom, by the atoms during the formation of electrovalent bond is called electrovalency। ठीक है, आखिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में लेन देन हुआ? इसके बीच में देखा जाए तो 1 है, इसके में 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। अब दोनों में से किसी भी एक एटम का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल्स का आप निकाल लीजिए, मेटल्स का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, वही होगा उसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड के साथ आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी। हम लोग जानते हैं कि आखिर व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो टॉपिक डालिए, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 नेसेसरी कंडीशंस जिनके वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है? लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो आई होप आप सभी ने पीरियोडिक टेबल पढ़ चुका होगा, पीरियोडिक टेबल चैप्टर, उसमें हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? It is a tendency of an atom to lose its electrons। आखिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, सॉरी नॉट अ टेंडेंसी, द अमाउंट, पढ़ चुका होगा पीरियोडिक टेबल में। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक एटम से, एक एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जितना कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उतना ही जल्दी वो कैटायन बनेगा। राइट? अगर कोई एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाएगा तो वो कैटायन फॉर्म करेगा। सो इसीलिए लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, सो दैट इट रिजल्ट्स in the formation of positively charged ions, that is cation।
अगर एक एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करेगा तो वो कैटायन जल्दी बनाएगा। दूसरा कंडीशन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है बहुत ज़्यादा अपनी तरफ। एफिनिटी का मतलब ही होता है अट्रैक्शन। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी ही क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन का फॉर्मेशन होगा। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ negatively charged ions, that is anion। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जल्दी बनेगा। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में तो हमने अभी पढ़ा ना कि ये जो बॉन्ड है आयंस के बीच में बनता है। अगर पॉजिटिव आयन आसानी से बन गया, नेगेटिव आयन आसानी से बन गया, तो दोनों को आसानी से बॉन्ड बना लेगा। मगर इसमें तीसरा एक और फैक्टर है, दैट इज लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस। तो ये भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, हमने पीरियोडिक टेबल वाले में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो दो एटम्स के बीच में वो दोनों एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, फास्टली कर पाएंगे, और जो उनके दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, राइट। अगर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजियर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजियर। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इजी हो गया तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन और जल्दी होगा, लीड्स टू इजी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तीन क्राइटेरिया चाहिए उसमें। एक एटम जो जनरली अगर बोला जाए डायरेक्ट सीधी सी बात में, तो जो मेटल्स हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए, जो नॉन मेटल है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, और ये जो नॉन मेटल माइनस मेटल ये दोनों का जो डिफरेंस है वो लार्ज होना चाहिए। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बनेगा वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रांग होगा बहुत, और जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये तीन क्राइटेरिया चाहिए हम लोगों को। अब ये तीनों हम लोगों को कहाँ कहाँ मिलेगा, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल्स में मिल जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स में मिल जाएगा, और ये जो तीसरा क्राइटेरिया ये हम लोगों को पेयरिंग कर करके देखना होगा। तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल का सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा। तो मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया ना, नॉन मेटालिक इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसका नॉन मेटल्स का और मेटल्स का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो इट मीन्स आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया। अगर आपने इसका जवाब दे दिया इट मीन्स आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया। नहीं तो फिर आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए क्या होगा, तो मैं आंसर आपको कमेंट कर दूंगा। बट ये आप लोगों का होमवर्क है कि सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बताना है। होमवर्क क्या है, मोस्ट स्टेबल, लिखने का क्या जरूरत है, मैंने तो बोल दिया है। तो सबसे स्टेबल और सबसे स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट कंपाउंड आपको बताना है।
अब यहाँ पे इस 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स and non-metals are called as इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये कहा जा सकता है ना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का बनाया जाता है, क्योंकि टेस्ट में ये चीज़ पूछा जाता है। ये सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कंपाउंड केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक और अलग तरीका है जिसको हम लोगों को बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे अब स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं कि कैसे बनाया जाता है। 3 तरीका है इसका। सबसे पहला तो हमने बता दिया है पहले ही, नॉर्मल सिंपली उसको केमिकल इक्वेशन की में लिखना, जैसे Na प्लस Cl गिव्स यू NaCl, राइट। ये इक्वेशन है कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाता है। तो इसका जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का है कि सोडियम एटम जो है ये सोडियम आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, माइनस चार्ज होता है उसके ऊपर, और क्लोरीन एटम जो है ये इसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और वो बनाता है क्लोरीन आयन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है और इसी से फिर बनता है हमारा नया इक्वेशन Na प्लस Cl गिव्स यू NaCl। यही फॉर्मेशन होता है, ये हमारा फाइनल केमिकल रिएक्शन है इस तरीके से। दूसरा जो तरीका है वो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसमें भी क्या है, जैसे हम लोगों को मालूम है Na प्लस Cl NaCl बनाता है, राइट। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंप्लीट ऑर्बिट्स बनाएंगे हम लोग। जैसे कि Na है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होता है। तो ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, दूसरे में 8, और जो तीसरा बनाएंगे वो है हमारा सिंगल सेल, एक। वैसे ही अब क्लोरीन का भी बनाएंगे। क्लोरीन का दूसरे कलर से बना लेते हैं, आइडेंटिफाई करने में आसानी होगा। दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 7, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आगे रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये बना, ये 8। अब ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है ना, लूज कर दिया तो भाई इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 ही सेल बचेगा, 2,8। वैसे ही तो, और ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। वैसे ही क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसको एक्सेप्ट करेगा। तो क्लोरीन का बनाते हैं, पहला सेल में 2, दूसरे सेल में 8, और तीसरे सेल में भी 8। और ये बनाया
इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेगेटिव चार्ज बनाया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड NaCl का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ याद रखिए, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स होगा, कूलम्ब फोर्स। दोनों एक दूसरे को खींच रहा होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करे, इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। हर एक कंपाउंड का इसी तरीके से बनाना होगा। अब टेस्ट में ये आपका 3 या 5 मार्क्स का आ सकता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा तरीका, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहां भी सेम वही एग्जांपल लेंगे, NaCl और क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ बनाते हैं। तो Na का वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 प्लस। क्लोरीन का कितना है, 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। सोडियम का 1 होता है। सिंपली बस यही करना है, नाम लिखना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना देना है, नाम लिखना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना देना है। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Na प्लस, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये तो डोनेट कर चुका है, क्लोरीन का ठीक है। तो ये जो सोडियम था वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है सोडियम क्लोराइड का। अब इसमें आप जो भी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोगों को क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है, दैट्स इट। सोडियम का 1 होता है इसलिए 1 डॉट दिए, क्लोरीन का 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 दीजिए। कंबाइन करके सेम वैसे ही बना दिया। ये एक तो इस तरीके से ब्रैकेट में डाल देंगे सिर्फ, ताकि अलग अलग लगे, ऐसा नहीं लगे कि एक ही साथ है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर अब हमारा ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कंप्लीट ये टॉपिक पूरा हो जाता है। जो भी चीज़ इस पर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो सारे के सारे मैंने बता दिया है। बस इसी को आपको क्या करना है, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिवीजन करना, रिवाइज करना है। हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, कोई भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ प्रैक्टिस को लेकर के, कि ये जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का है उसके ऊपर 4-5 एलिमेंट्स को कंपाउंड्स को लेकर के उसका प्रैक्टिस सेट बनाऊँ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा। अगर 10 लोगों ने कमेंट कर दिया कि सर बनाइए, तो मैं फिक्स है कि उस पर भी एक पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा, फिर से डिटेल में हर एक तरीके से स्ट्रक्चरल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये तीनों मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके 5 कंपाउंड्स का दिखा दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।